नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आरजी एकेडमी के इस नीट नेविगेटर कोर्स में आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। इस चैप्टर को अपन पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें अपन सॉल्यूशंस के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप लेक्चर देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें। मैं भी लिखूंगा, आप भी मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चंस जब मैं दूंगा तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है। तो इंटरैक्टिव वे में पढ़ाई करने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पुट अप कर रहा हूँ वहाँ पर आप उनको वर्बली आंसर करने की भी कोशिश करते रहें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला वर्ड तो नेचुरली यही अराइज होता है कि एक सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिक्सचर्स के बारे में तो आप सुनते रहते हैं कि घर में बनने वाली दाल और सब्जियां भी एक मिक्सचर हैं, सी वाटर भी एक मिक्सचर है, मडी वाटर भी एक मिक्सचर है, मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ भी मिक्सचर्स हैं। उनमें से किस तरह के मिक्सचर्स को अपन सॉल्यूशन नाम देंगे, सोचिए। सो सॉल्यूशन रेफर्स टू अ होमोजीनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. तो सॉल्यूशंस को डिफाइन करते समय जो की वर्ड है वो है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हों। प्योर सब्सटेंसेस किनको बोलते हैं? एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस वर्ड जो है या तो एलिमेंट्स के लिए यूज में आता है या फिर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे आसपास की हवा बहुत शुद्ध है, वी हैव प्योरिटी इन द एयर अराउंड अस, तो वो आम बातचीत के हिसाब से, आम बोलचाल के हिसाब से तो सही है, लेकिन केमिस्ट्री की नज़र में सही नहीं है, क्योंकि एयर कभी भी एक प्योर सब्सटेंस क्लासीफाई नहीं हो सकता। एयर में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो प्योर सब्सटेंस कहलाने का हक सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही है। मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। और मिक्सचर्स में भी हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहा जाएगा? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसा हो, ठीक है। एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसा हो, जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे वॉल्यूम में एक जैसी हो। Having the same composition and properties throughout its volume. एक ऐसा मिक्सचर जिसके पूरे वॉल्यूम में डेंसिटी एक जैसी हो, ठीक है, कलर एक जैसा हो, टेस्ट एक जैसा हो, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज हर सैंपल में एक जैसी हो, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और इस तरह के होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही अपन सॉल्यूशंस कहते हैं। और एक बात जो सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए हैं, या फिर यह कहूँ कि जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हुए हैं, उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल पर मिक्स हुए हैं। तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशंस में, उनका साइज स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर का साइज है, ठीक है ना, मतलब 1 नैनोमीटर के आसपास का। तो सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए हैं, हैविंग पार्टिकल साइज
of the order of 1 nanometer. तो सॉल्यूशंस बनाते समय या बनते समय उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे में मॉलिक्यूलर लेवल पर मिक्स हो जाते हैं. 1 nanometer is the size of small molecules or ions. तो ये डेफिनेशन हुई सॉल्यूशंस की. लेकिन क्या सॉल्यूशंस ही एकमात्र मिक्सचर्स हैं? क्या सभी मिक्सचर्स सॉल्यूशंस की कैटेगरी में ही आएंगे? इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं. अगर हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करना चाहें तो एक तरीका तो उनको होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स के तौर पर क्लासिफाई करने का है. मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज होमोजीनियस मिक्सचर्स और एज heterogeneous mixtures. होमोजीनियस एंड heterogeneous, तो नाम से पता चल रहा है होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसा होगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज भी पूरे वॉल्यूम में एक जैसी होंगी, जबकि heterogeneous मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसी नहीं होगी. होमोजीनियस मिक्सचर्स ही बेसिकली सॉल्यूशंस हैं. इसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता, वो आपस अपने आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते. तो उस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस स्टेबल मिक्सचर्स हैं. इनको बनाना आसान है, बनाए रखना आसान है, और सेपरेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए आपको स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी. जबकि heterogeneous मिक्सचर्स फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं, कोलॉइड्स और कोलॉइडल मिक्सचर्स एंड सस्पेंशंस. ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं पार्टिकल साइज के बेसिस पर भी है. किसी भी मिक्सचर में एक सब्सटेंस जो होता है वो एक तरह से मीडियम बनाता है, और दूसरा सब्सटेंस उस मीडियम में डिस्पर्स होता है, बिखरता है. एक सब्सटेंस वो मीडियम है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स उस मीडियम में स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. तो जो पार्टिकल्स स्प्रेड हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, उनका क्या साइज है, उसके बेसिस पर ही ये क्लासिफिकेशन किया जाता है मेनली. ठीक है ना. तो अगर अपन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बताने जाएं तो सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का साइज, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया, 1 नैनोमीटर के अराउंड है. ठीक है, टू गिव अ रेंज आई कैन राइट 0.5 टू 2 नैनोमीटर्स के बीच में है. कोलॉइड में जो पार्टिकल्स हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा था कि उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है. बट टिपिकली आप मान सकते हैं कि इनका साइज हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स के ऑर्डर में होता है. तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस नहीं होते. कोलॉइडल पार्टिकल्स कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स हो सकते हैं. ठीक है ना, या फिर बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. सो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर आइदर मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर. टिपिकली हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स में आप बोल सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज रहेगा 100 to 700 नैनोमीटर. याद रखने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज होती है
आप शायद जानते होंगे विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है। उसी रेंज में लगभग कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज होता है। और सस्पेंशंस में पार्टिकल्स का साइज, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ा होता है। तो ये जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट इन पर डोमिनेंट रहता है और इसके चलते इनकी टेंडेंसी रहती है हमेशा सेटल डाउन होने की। तो जैसा मैंने कहा, सॉल्यूशंस तो एक स्टेबल मिक्सचर हैं, जबकि सस्पेंशंस इनहेरेंटली अनस्टेबल हैं। सस्पेंशन में जो डिस्पर्स सब्सटेंस है वो मीडियम से अलग होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तो सस्पेंशंस को अपन स्टेबलाइज नहीं कर सकते, कोलॉइड्स को स्टेबलाइज्ड रख सकते हैं। कोलॉइड्स को स्टेबलाइज्ड रखने के लिए कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज में लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। उनको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं, पर सबसे स्टेबल हैं सॉल्यूशंस, और इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। The largest component present in a solution is called as the solvent. सॉल्यूशन में प्रेजेंट हर सब्सटेंस, या ये बोलूं कि सॉल्यूशन बनाने के काम आने वाला हर सब्सटेंस उस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट कहा जाता है। और उन सभी कंपोनेंट्स में जिसके मोल्स, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उस कंपोनेंट को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। सो द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इज टर्म्ड एज द सॉल्वेंट। और बाकी सभी जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशंस के, उन सबको नाम दिया जाता है सॉल्यूट्स। ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑब्वियसली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और यहां पर अमाउंट जो है वो मोल्स से देखा जा रहा है, ठीक है ना। संख्या देखी जा रही है, संख्या किसकी ज्यादा है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें न्यूमेरिकल मेजॉरिटी किसकी है। न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जिसकी है, या ये कहूं कि जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, वही सॉल्वेंट है। और बाकी सभी कंपोनेंट्स जिनके मोल्स कम हैं, ध्यान रहे मोल एक नंबर को मेजर करने वाली क्वांटिटी है, उन सबको कहा जाएगा सॉल्यूट्स, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट तो एक ही होगा, पर सॉल्यूट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। लार्जेस्ट कंपोनेंट का मतलब है प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, या ये कहूं कि जिसके मोल्स सबसे ज्यादा है। लार्जेस्ट मोल्स, जिसके मोल्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ज्यादा है वो सॉल्वेंट, बाकी सब सॉल्यूट्स, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर सी वाटर या सलाइन वाटर, जिसमें न्यूमरस सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में, लेकिन डिजॉल्व जिस मीडियम में होते हैं, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, वो है वाटर। तो सॉल्वेंट वहाँ पर एक ही है, सॉल्यूट्स मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट वो मीडियम है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं और सॉल्वेंट डिजॉल्व करता है। सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन
द सॉल्वेंट। ये बोलने का तरीका है। एक और बेसिक कंसेप्चुअल बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि डिसॉल्व होने के बाद, होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद सॉल्यूशन एक सिंगल फेज सब्सटेंस माना जाता है। उसमें अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होने की वजह से अब उनको आप अलग अलग फेज नहीं कह सकते, वो सब यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं और एक सिंगल फेज का सब्सटेंस बन गया है। Solution is a single phase substance. ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, तो उस मिक्सचर के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फेज एक ही माना जाता है। ठीक है, जैसे एयर में अगर सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं एक दूसरे में, सपोज इस रूम में प्रेजेंट एयर की सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, तो ये एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक सिंगल फेज सब्सटेंस है और सारी गैसेस का फेज सेम बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे सेम फिजिकल स्टेट होना और सेम फेज होना ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर एक आयरन रॉड के ऊपर एक कॉपर रॉड रख दूं तो दोनों सॉलिड तो हैं लेकिन दोनों का फेज सेम नहीं है क्योंकि दोनों फिजिकली सेपरेटेड हैं। ठीक है, वहीं पर अगर इनको मेल्ट करके एक अलॉय के फॉर्म में मिक्स करते तो फिर इनका फेज सेम हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, और वाटर में अलग अलग सॉल्यूट्स डिसॉल्व कराएं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल या फिर सपोज यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे आसपास है वो एक गैस के फॉर्म में है, इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड होता है, यूरिया जो एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है वो एक सॉलिड होता है। ये तीनों ही वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर तीनों को ही अपन सेम वाटर में, मतलब वाटर के सेम सैंपल में तीनों को डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व होने के बाद तीनों के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी वजह से हम बोलेंगे कि अब इनका फेज एक्वस हो गया है। डिसॉल्व होने से पहले ये गैस, लिक्विड और सॉलिड थे, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद इन सबका फेज एक्वस है। ठीक है ना, अगर ये तीनों के तीनों सब्सटेंसेस सेम एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हों तो तीनों का फेज सेम माना जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, NH2CO, NH2, यूरिया के मॉलिक्यूल्स, ये सब आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, इनके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अब ये एक सिंगल फेज सब्सटेंस है। CO2, इथेनॉल, यूरिया and water in the same phase. After dissolution. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। आगे अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशंस गैसियस स्टेट में भी बन सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी बन सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी बन सकते हैं। हालांकि सबसे कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हम फैमिलियर हैं, वो लिक्विड फेज में बनते हैं और इस चैप्टर में भी हमारा फोकस लिक्विड सॉल्यूशंस पर ही रहेगा। हाँ, उन लिक्विड फेज के सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड है, पर जो सॉल्यूट है वो कोई सॉलिड के फॉर्म में भी डिसॉल्व किया गया हो सकता है,
कोई गैस भी डिजॉल्व हो सकती है लिक्विड में, ठीक है ना, और कोई लिक्विड भी किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है। पर अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो फिर ओवरऑल सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में ही बनेगा। तो चलिए एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। Based on the physical state of the solute added and the physical state of the solvent in which the solute gets dispersed. देखो डिसॉल्व होने के बाद तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। यहाँ जो फिजिकल स्टेट लिखूंगा सॉल्यूट का वो बिफोर डिसोल्यूशन वाला फिजिकल स्टेट होगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले एक गैसियस स्टेट में बनने वाले सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस है और उसमें गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। हर केस में हम एक दो रिप्रेजेंटेटिव कॉमन एग्जाम्पल्स भी लिखने की कोशिश करेंगे। आप भी सोचिए अपने लेवल पर। गैस डिसॉल्व्ड इन गैस, गैसेस तो हमेशा ही एक दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी रखती हैं, है ना। याद करो आपने कभी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। गैसेस का एक दूसरे में मिक्स होना हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जिस रूम में बैठकर आप ये लेक्चर देख रहे हैं उस रूम में जो एयर है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक सॉल्यूशन है ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन अ गैस, ठीक है। इवन नेचुरल गैस जिसका मेजर कंपोनेंट तो मीथेन गैस होती है, जिसमें कुछ अमाउंट में इथेन या प्रोपेन गैसेस भी हो सकती हैं, वो भी एक गैसियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। गैसियस सॉल्वेंट में लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो सकते, हाँ डिस्पर्स्ड रह सकते हैं, कोलॉइड्स बना सकते हैं, सस्पेंशंस बना सकते हैं, जैसे स्मॉग, फॉग, क्लाउड्स, ठीक है ना। इसमें पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में डिस्पर्स हुए हैं कोलॉइड्स के फॉर्म में, पर आप उनको सॉल्यूशंस नहीं कह सकते। तो गैसियस सॉल्वेंट में सिर्फ गैसियस सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड या सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए अब हम सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं। लेट्स थिंक अबाउट लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड अगर सॉल्वेंट है तो उसमें गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है और सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया आपको, लिक्विड वाटर में गैस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड इथेनॉल और सॉलिड यूरिया तीनों डिसॉल्व हो पा रहे हैं, ऑल्दो उनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग रहेंगी, ठीक है। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जा सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल इन विच अ गैस हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम सोच पाते हैं वो है कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पे डिसॉल्व की जाती है एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। फॉर दैट मैटर पानी के ऊपर कोई भी गैस हो वो पानी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में डिसॉल्व होगी ही। सोचिए मरीन लाइफ कैसे सरवाइव करती है। क्या पानी के अंदर जो लाइफ है इनसाइड सी, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है? तो क्या ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है? क्या ऑक्सीजन हमारे ब्लड में भी डिसॉल्व होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो गैसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं।
और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर डिपेंडेंट होती है, जिस पर अपन चैप्टर में आगे बात करेंगे. थिंक अबाउट लिक्विड्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स. थिंक अबाउट एन एग्जाम्पल. जो भी अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स के होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं. ठीक है, तो इनको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स में लिखा जा सकता है. थिंक अबाउट अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड. ये भी एक कॉमन वैरायटी है. सलाइन वाटर, सी वाटर. टिपिकली ओशियन वाटर में फॉर एवरी 100 grams of ocean water you will have 2 to 3 grams of salts present in them. और वो salts obviously solid state में थे, अब वो liquid phase में dissolve हो गए हैं. ठीक है. Think about solutions that can form in a solid phase. Solid phase में बनने वाले solutions थोड़ा rare हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली गैस या लिक्विड सॉलिड फेज में डिसॉल्व होकर अपना फ्रीडम लूज कर देता है, उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है, एंट्रोपी कम हो जाती है. इसीलिए गैसेस या लिक्विड्स सॉलिड में कम सॉल्यूबल रहते हैं. फिर भी इनके कुछ तो एग्जाम्पल्स होते हैं. कुछ केसेस में इस तरह के सॉल्यूशंस बन पाते हैं. तो सोचते हैं इनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स. क्या आप सोच पा रहे हैं? गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉलिड, नॉट वेरी कॉमन. गैसेस जो हैं वो सॉलिड के सरफेस पर कलेक्ट हो जाती हैं, सरफेस पर डिसॉल्व हो जाती हैं. इस सरफेस डिसोल्यूशन को अपन एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल जैसे मेटल्स के सरफेस पर डिसॉल्व हो जाती है. तो ये गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कहा जा सकता है. ऐसे ही लिक्विड्स का भी सॉलिड्स में डिसॉल्व होना अनकॉमन है. एक एग्जाम्पल जो दिमाग में आ रहा है वो है डेंटल अमलगम. टूथ में आने वाले कैविटीज को फिल करने के काम आने वाला डेंटल अमलगम. इसमें बेसिकली मरकरी नाम का लिक्विड सिल्वर नाम के सॉलिड में डिसॉल्व होता है. So dental amalgam is an example of liquid dissolved in a solid. Obviously the solvent is a solid, so the solution will appear solid like. Okay, it will have a shape, fixed shape. Solid solutions. अब solids को solid state में तो homogeneously mix नहीं कर सकते. पहले उनको melt करना पड़ता है, melt करके फिर mix करना पड़ता है, और फिर उनको solidify या freeze करना पड़ता है. और इसका एग्जाम्पल है सभी अलॉयज. ठीक है ना, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, सोल्डर एटसेट्रा. ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. और स्टील में आयरन और कार्बन दो फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और दूसरे मेटल्स जैसे निकल, मैंगनीज भी कुछ अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं टू प्रिपेयर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील. तो इस तरह से हमने सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट. हाँ, सॉल्यूशन किस फिजिकल स्टेट में दिखाई देगा? उसका जवाब है उसी फिजिकल स्टेट में जिसमें सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट ही वो मीडियम है, वो माध्यम है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं. तो ये हमने अभी सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखे और सॉल्यूशंस को कैटेगराइज किया. आगे हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन की थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप इन चीज़ों को ग्रास्प करिए, रिवाइज करिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.